welcome to the another सेशन ऑफ दिस सीरीज एक्स्ट्रा ज्ञान सुपर शॉर्ट सीरीज, जिसमें आप आज हमारा है डे नंबर 4, जिसमें हम आज एक टॉपिक कवर करेंगे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ेंगे। वैसे ये 9th-10th फाउंडेशन वाले बच्चे भी देख सकते हैं इफ दे वांट बूस्ट देयर नॉलेज। नीट वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्लास 11th क्लास 12th कोई भी बच्चा इसको देख सकता है। So let's begin. Before going ahead, let me quickly introduce myself first. My name is Ekta Soni and मैं आपको यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाती हूँ क्लास 11th एंड 12th के लिए एंड नीट के लिए ऑल्सो, एंड 9th और 10th के लिए मैं पूरा इंटायर साइंस पढ़ाती हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों चीजें। तो आप इन तीनों ही चीजों के लिए इस चैनल के ऊपर आ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो तुरंत के तुरंत। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, मैं आपको ब्लॉग्स भी कुछ देती हूँ, कुछ अपनी लाइफ से चीजें निकाल कर, कुछ ऐसी शेयरेबल चीजें होती है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके साथ साथ ही कुछ मोटिवेशन, कुछ स्ट्रैटेजी, इस टाइप की कुछ फनी वीडियोस भी आपको इस चैनल पे दिखती हैं। ठीक है, जल्दी से हम इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर करवा देते हैं, देन उसके बाद में 1000 सब्सक्राइबर के बाद में आई हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वो। जल्दी से अब शुरू कर लेते हैं आज का हमारा टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो यार, मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को बिल्कुल आराम आराम से लिख लिख कर समझाना चाहती हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली में क्या है, इस सेशन को ज्यादा लड़कियां ही रिलेट कर पाएंगे। वैसे लड़कों के लिए भी इतना कोई वैसा नहीं है, समझ तो वो भी सकते हैं, बट क्योंकि लड़कियां फील करती हैं इस चीज को, तो वो ज्यादा अच्छे से जान पाएंगी इस चीज को। देखो यार, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, ये हर महीने, मतलब हर एक महीने से आता रहता है। किसी भी लड़की को, कोई भी लड़की जो अपनी अपनी टीनेज, जैसे ही टीनेज में एंट्री मारती है ना, तब उसको प्यूबर्टी हिट करती है जब किसी लड़की को, तब उसमें ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स शुरू हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में एक्चुअली क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है 3 से 5 दिन तक। ठीक है, किसी किसी लड़कियों में, मतलब सबका अपना अपना वेरी करता है वैसे, पर ऑन एन एवरेज 3 to 5 days तक ब्लड जो होता है वो बाहर निकलता रहता है फ्रॉम देयर वेजाइनास। ठीक है, तो वेजाइना, जो कि मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले एक वीडियो के अंदर, जो पहला सेशन था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था वेजाइना जो होती है वो आउटर स्ट्रक्चर होती है, आउटर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं फीमेल के, जिससे वो क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है बाहर की साइड में। एक्चुअली ये ब्लड कहाँ से निकल रहा होता है, बॉडी में से एक पर्टिकुलर जगह है जो है यूट्रस के अंदर। और यूट्रस में भी मैंने जब आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि यूट्रस में जो होती 3 लाइनिंग्स होती है। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बताऊं, लेट्स सपोज कि मैं पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इतना ही बता देती हूँ कि ब्लड जो होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसको हम क्या बोल देते हैं, मेंसेस बोलते हैं या मेंस्ट्रुएशन बोल देते हैं, कुछ भी बोल दीजिए आप, मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस बोल देते हैं। ठीक है, अब कोई फीमेल होती है, जैसे लेट्स सपोज कि हम एक लड़की बना लेते हैं इधर। ठीक है, अब इस लड़की की होली पे बिल्कुल भी मत जाना, लेट्स सपोज दिस इज अ गर्ल। ठीक है, एंड ये क्या हुई है, अभी 12 या 13 साल की हुई है। जनरली आजकल लड़कियों को, जो लड़कियां छोटी, मतलब 10 से 11 साल की उम्र में होती है, उनको भी ये वाला साइकिल उसी टाइम शुरू हो जाता है। बट अगर हम मान के चले ऑन एन एवरेज, तो 12 से 13 साल की उम्र जो होती है, यहाँ पे प्यूबर्टी हिट करती है। प्यूबर्टी हिट करने का मतलब क्या है, अभी जो लड़की है इसके दिमाग में ना एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप सबको पता है, एक ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, दैट इज हाइपोथैलेमस, इसके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अब वो हाइपोथैलेमस जो होती है ना, एक हार्मोन सिक्रीट कर देती है। कब, जब वो 12 से 13 साल की उम्र में आती है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है वो, GnRH। ठीक है, GnRH। GnRH का फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन है ना, रिलीजिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, आई एम वेरी सॉरी बच्चों। स्पेलिंग के ऊपर थोड़ा सा मेरा हाथ जो ना टाइट है बहुत ही, है ना। रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये क्या करता है, इस टाइम पर 12 से 13 साल की उम्र में हाइपोथैलेमस से GnRH सिक्रीट होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्चुअली में क्या करता है आगे जाके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं हमारी बॉडी की, बट पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर के ऊपर भी तो एक मास्टर बैठा होता है ना, तो मास्टर के ऊपर जो मास्टर बैठा होता है वो है हाइपोथैलेमस, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। एंड हाइपोथैलेमस से निकले हुए जो हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी को जाके कंट्रोल करते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, दिस इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके ऊपर जाएंगे, इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट करवा देंगे। FSH एंड LH, दो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो जाते
आते हैं। ये हार्मोन होता है हमारा फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और ये हमारा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं। और ये हार्मोन आगे जाके करेंगे क्या, ये इस बच्ची के अंदर जो है ना ये सिक्रीट हो रहे हैं एफएसएच एंड एलएच। अभी एफएसएच एंड एलएच कहाँ जाके एक्ट करेंगे, ये पिट्यूटरी से निकले हैं। पिट्यूटरी से निकलने के बाद ये हार्मोन इस बच्ची के ओवरी यानी कि जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पर जाएंगे, ओवरी पे जाएंगे। जब मैंने आपको पढ़ाया था आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने आपको ओवरीज बताई थी, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब्स जो होती है ऐसे अटैच्ड होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ कुछ जो है यहाँ पर ये देखिए कुछ कुछ हमने क्या कर लिया था, ये यूट्रस हमने कुछ बनाया था, ठीक है। ये कुछ हमारी होती है सर्विक्स होता है, दिस इज वेजाइना, कुछ ऐसा सा रफ डायग्राम हम बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ओवरीज हैं और इन्हीं ओवरीज के ऊपर जाके एफएसएच और एलएच काम करते हैं। और यहाँ से क्या सिक्रीट होते हैं, यहाँ से ओवरी से दो हार्मोन और सिक्रीट होते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एक्चुअली में ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन करेंगे क्या, ये होते हैं हमारी फीमेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करने वाले हार्मोन। जो फीमेल होती है उसके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे होते हैं, जैसे कि फीमेल की आवाज और पतली हो जाना, हिप का थोड़ा वाइडर होना ताकि बच्चे को जन्म देने में बहुत आसानी हो पाए, ये सारी चीजें, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये सभी चीजें जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के बाद होना शुरू होता है, वरना बच्चे की ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी नहीं होता है। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फीमेल, राइट। तो ये हमारे इस तरीके का होता है। तो देखो क्या हो रहा है, एक हमारे पास में बच्ची है, एक छोटी सी जो बच्ची है 12 से 13 साल की है, वो बच्ची अब अपनी प्यूबर्टी में आ चुकी है, ठीक है। प्यूबर्टी में कैसे आई है वो, कि जैसे ही वो इस उम्र में आती है, इस उम्र में उसका हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। एंड ये हार्मोन जो होता है वो क्योंकि हाइपोथैलेमस से निकला, और हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड होती है, तो सुपर मास्टर ग्लैंड हमेशा कंट्रोल मास्टर ग्लैंड पे रखती है। और मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस से निकले हुए हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर दो हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं। कौन करवा रहा है, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ना, ये दो हार्मोन्स रिलीज करवा रहा है पिट्यूटरी से। फिर इसकी पिट्यूटरी जो होती है एफएसएच और एलएच सिक्रीट करती है। ये एफएसएच एलएच जो होते हैं इसके यूट्रस पे जाते हैं, यूट्रस में मतलब जहाँ पे इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहां जाके इसकी ओवेरीज के ऊपर काम करते हैं और ओवेरीज के अंदर से जो है यहाँ पर दो हार्मोन्स और रिलीज करवाते हैं, वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होने की वजह से क्या होता है, इन हार्मोन्स की वजह से यहाँ पर जो ओवेरीज होती हैं वो क्या सिक्रीट करती है, ओवम सिक्रीट करती हैं, गैमेट सिक्रीट करती हैं। अब आपको पता है कि कोई भी फीमेल का अगर हम फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं तो क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आते हैं, फ्यूज होते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है। ऐसा ही तो होता है, बच्चा बनने लग जाता है, जाइगोट बन जाता है। तो अब ये फीमेल जो है ये एबल है बच्चा बच्चा मेक करने में या कंसीव करने के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसकी एज छोटी है, हालांकि उसकी एज छोटी है, वो बच्चे को बर्थ देने के भी काबिल नहीं है, बट वो बच्चे को कंसीव कर सकती है फिलहाल, क्योंकि उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि वो फर्टिलाइजेशन तो वो अभी भी कर सकती है क्योंकि इसमें ओवम बनना शुरू हो गया है। दैट इज हाउ प्यूबर्टी हिट्स। प्यूबर्टी किसी भी फीमेल को हिट करती है जब वो अपने गैमीट्स बनाना शुरू कर देती है। तब हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकली, ऑफिशियली वो नहीं है, उसका जो मतलब जो भी उसका उम्र है उस हिसाब से वो बिल्कुल भी माँ बनने लायक नहीं है, बट बायोलॉजिकली अभी माँ बन सकती है वो, ठीक है। वो चाहे तो वो माँ बन सकती है बायोलॉजिकली, क्योंकि शी कैन सिक्रीट देयर गैमेट्स। गैमेट्स जो है वो ओवम से सिक्रीट होते हैं और यहाँ आते हैं, और ये गैमेट्स जो होता है अगर स्पर्म से भिड़ जाए तो स्पर्म और ओवम का क्या हो जाता है आपस में, स्पर्म और ओवम जो होते हैं फ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उससे क्या हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बायोलॉजिकली पॉसिबल है, बट फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसकी बॉडी जो है उतनी काबिल नहीं है, वो छोटी बच्ची है अभी भी फिलहाल, ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकली पॉसिबल है। तो ये होता है प्यूबर्टी हिट करना। अब एक्चुअली में हमें ये देखना है कि ये ओवम जो है ना, ये ओवम एक्चुअली में किस तरीके से बनता है। अब इसका डिटेल्ड सेशन में अलग से कभी लेकर आऊंगी कि ओवम कैसे बनता है, डिटेल्ड तरीके से बताऊंगी।
बट फिलहाल मैं तुम्हें बस थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि ओवम एक्चुअली में बनता कैसे है। लेट्स सपोज दिस इज द ओवरी ऑफ अ फीमेल, है ना, एक फीमेल की ये ओवरी है, एंड ओवरी में एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉलिकल्स का मतलब है कि जब बच्ची मैं आपको वापस से कह रही हूँ कि वापस पढ़ाऊंगी मैं आपको कि ओवम किस तरीके से सिक्रीट होता है, कैसे बनता है ना, कैसे यहाँ पर फॉलिकल्स बनते हैं। फिलहाल के लिए आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर इसकी ओवरी के अंदर जो है ना, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली में ये जो ओवम सिक्रीट होता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सिक्रीट होता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल एक खत्म होता है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने ऑल्टरनेटिव तरीके से एक एक ओवम सिक्रीट होता है। लेट्स सपोज कि इस बारी राइट वाली ओवरी से ओवम सिक्रीट हुआ, तो अगली बारी लेफ्ट वाले ओवरी से ओवम सिक्रीट होगा, फिर अगली बारी राइट वाले से होगा, फिर अगली बारी लेफ्ट वाले से होगा। ऐसे करके ऑल्टरनेटिव क्या होता है, गैमेट सिक्रीट होता रहता है। तो वो गैमेट जो होता है इन फॉलिकल्स की वजह से बनता है ना। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि एक जो हमारे पास में, मैं आपको सिर्फ याद करवा रही हूँ, थोड़ा सा बता रही हूँ, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल नहीं जाऊंगी क्योंकि ये वाला टॉपिक डिटेल का नहीं है इस oogenesis के लिए, यानी कि ओवम कैसे बन रहा है उसके लिए। मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, एक होता है प्राइमरी फॉलिकल जो शुरुआती फॉलिकल होता है, छोटा फॉलिकल। लेकिन इस फॉलिकल के ऊपर जो है ना बेटा, ये फॉलिकल्स जो है इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। तो हमने क्या कहा कि इस ओवरी के ऊपर कौन से हॉर्मोन्स काम करते हैं, इस ओवरी के ऊपर काम करते हैं दो हार्मोन, एफएसएच एंड एलएच, है ना। एफएसएच एंड एलएच दो हार्मोन्स काम कर रहे हैं, और ये दोनों हार्मोन्स करते क्या है आके ओवरी के अंदर, ऐसा क्या करते हैं कि ओवरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करने लगती है। ये ऐसा करते हैं कि ये एफएसएच जो है, इसका नाम ही देखो, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने का मतलब बढ़ावा देता है, फॉलिकल्स और बनवाता है ये, है ना। तो फॉलिकल्स यहाँ पे और बनेंगे इस तरीके से, है ना, बहुत सारे फॉलिकल्स इसके चारों तरफ बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स बनने लगते हैं, तो ये प्राइमरी फॉलिकल जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसको इलाज करने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये प्राइमरी फॉलिकल थोड़ा बड़ा हो जाता है लेट्स सपोज, तो ये कौन सा फॉलिकल हो जाता है हमारे पास, सेकेंडरी फॉलिकल हो जाता है। फिर सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है आगे जाके क्या बनाता है, टर्सरी फॉलिकल बनाता है, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। फिर आगे जाके क्या बनाता है, टर्सरी फॉलिकल जो होता है वो आगे जाके ग्राफिन फॉलिकल बनाता है। ये भी आप सिर्फ और सिर्फ याद कर लीजिए, आप कैसे बनते हैं ये टर्सरी, कैसे ग्राफिन बन रहा है, ये सब हम बातें बाद में करेंगे, फिर कभी सेशन लेके आऊंगी। ग्राफिन फॉलिकल जो होता है, फिर एंड में ग्राफिन फॉलिकल फट जाता है, और फटते ही क्या होता है, इसमें से एक ओवम बाहर निकल जाता है, और पीछे का जो बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल है वो वहीं का वहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये लेट्स सपोज कि इस ग्राफिन फॉलिकल्स को हम फाड़ देते हैं, और फाड़ के क्या बना देते हैं, मैं ओवम बना देती हूँ, और पीछे जो है ये ग्राफिन फॉलिकल फटा हुआ है, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल था, उसमें से ओवम बाहर आ गया, और पीछे का जो बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल है फटने के बाद में, ये वो वाली चीज है, समझ गए। तो ये जो होता है बच गया जो चीज होती है, इसको हम बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम बोल देते हैं। ये येलोइश कलर का एक होता है हमारे पास में, और ये जो होता है हमारे पास में, ये है हमारा ओवम जो सिक्रीट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवम आ गया, और ये कॉर्पस ल्यूटियम आ गया। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, जो सेकेंडरी फॉलिकल बना रही हैं, इस सेकेंडरी फॉलिकल में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो सेल्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एस्ट्रोजन। अब जैसे जैसे ये फॉलिकल बड़े होते जाएंगे, उतना ही अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रीट होता रहेगा। तो इसमें से सेकेंडरी, जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी पे आया तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, सेकेंडरी से टर्सरी पे आएगा तो और बढ़ जाएगा एस्ट्रोजन का, है ना। अब ग्राफिन के ऊपर आ गए, तो ग्राफिन जैसे ही फट जाता है तो ओवम तो बाहर आ गया, और ये हमारे पास में कॉर्पस ल्यूटियम बच गया। अभी कॉर्पस ल्यूटियम का काम एस्ट्रोजन सिक्रीट करना नहीं होता है, इसका काम होता है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना। और आपको पता है ये प्रोजेस्टेरोन करता क्या है, ये प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर वो फीमेल उसका जो ओवम ये बाहर निकला है, ये वाला ओवम अगर बाहर निकला है, अगर इससे स्पर्म जो है वो ऐड हो गया, फर्टिलाइज हो गया ये ओवम, तो फर्टिलाइज होने के बाद में अगर यहाँ पर जाइगोट बन गया, तो इस जाइगोट को बिल्कुल उसके जो यूट्रस है उसके अंदर बनाए रखे। ये इस जाइगोट से बच्चा बनाने के लिए भाई यूट्रस के अंदर, आपको पता ना कि जो कोई भी लेडी होती है जब वो माँ बनती है,
या जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उसमें ये साइकिल्स नहीं आते हैं, क्योंकि साइकिल में एक्चुअली क्या होता है ना, यूट्रस की लाइनिंग जो होती है शेड ऑफ करती है, यूट्रस की लाइनिंग टूट टूट के बाहर निकलती है, जिस वजह से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अगर यूट्रस की लाइनिंग टूट टूट के बाहर निकल रही है और मान लीजिए यूट्रस की लाइनिंग में जाइगोट प्रेजेंट है, तो वो जाइगोट जो होगा बेटा वो भी बाहर निकल जाएगा अगर हम उसको मेंटेन करके नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, और बड़ा होकर प्रोजेस्टेरोन खूब सारा सिक्रीट करता है, ताकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो इस यूट्रस की लाइनिंग को टूटने ना दे, और टूटेगा नहीं तो जाइगोट वहीं पर सेफ रहेगा। समझ में आया? अभी कॉर्पस ल्यूटियम, अब मान लेते कि इस ओवम के साथ में ये स्पर्म नहीं जुड़ा, ठीक है, फर्टिलाइज नहीं हुआ ओवम, ओवम वही का वही पड़ा है, तो अभी क्या होगा, अभी ये कॉर्पस ल्यूटियम जो बना था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा सिक्रीट नहीं होगा, और प्रोजेस्टेरोन धीरे 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 कम हो, क्योंकि देखो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डीजनरेट होता जा रहा है, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन भी धीरे धीरे लेवल कम हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो सिंपल सी बात है ना यार, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होएगा तो हमारी जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो शेड ऑफ करने लग जाएगी। अब कैसे होता है यूट्रस की लाइनिंग शेड ऑफ, देख लेते हैं फटाफट से, है ना। कुछ कुछ ऐसा सा हमारा यूट्रस है, ठीक है, दिस इज आवर यूट्रस, दिस इज आवर सर्विक्स। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, डायग्राम में बड़ी दिक्कत आती है हमें, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज अ सर्विक्स, ठीक है। अब यहाँ पर सर्विक्स के नीचे क्या होता है, हमारी वेजाइना प्रेजेंट है, वेजाइना से क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है। ये सबसे बाहर वाली लेयर है बेटा यूट्रस की, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला लेक्चर जो है ना, डे नंबर 1 वाला, देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वाली सबसे बाहर की लेयर है, उसको बोल देते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। फिर इसके अंदर की साइड जाते बेटा थोड़ी सी मोटी सी लेयर आती है, मोटी मोटी लेयर जो होती है ये वाली लेयर, लेट्स सपोज दिस इज द लेयर विच इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। इसमें क्या होती है, मसल्स होती है जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाने में बहुत हेल्प करती है। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो यहाँ पर होता है जी हमारा एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। ये देखिए, लेट्स सपोज दिस इज द एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये हमारी मायोमेट्रियम है, और ये हमारी रेड वाली क्या है, एंडोमेट्रियम है। रेड वाली एंडोमेट्रियम क्या होती है, ये टूटने लगती है, टूटेगी तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे ब्लड बाहर आएगा, ऐसे बहुत सारा ब्लड जो है वेजाइना के थ्रू बाहर आता रहेगा, और 3 से 5 दिन तक की ब्लीडिंग होती रहेगी। दिस इज द एंडोमेट्रियम, ये करती है शेड ऑफ, हर महीने बदलती है, हर महीने नई नई आती है ये, ठीक है, हर महीने टूटती है फिर नई बनती है, फिर टूटती है फिर नई बनती है, ये कुछ हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में बनती है। अब मैंने आपको बता दिया कि ओवेरी में फॉलिकल्स बनते हैं, और उन फॉलिकल्स से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एंडोमेट्रियम जो है वो कब टूटनी है और कब बननी है, ठीक है। अभी भी फिर से समझ नहीं आया तो हम देखो थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और बताती हूँ, है ना। मैं आपको इतना सा बताती हूँ, ये ग्राफ देखते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। हमारे पास में 4 टाइप के हॉर्मोन्स मैंने आपको बताए। जब वो बच्ची प्यूबर्टी एज में आती है तब उसकी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो GnRH हार्मोन सिक्रीट करती है, और वो GnRH किस पे काम करते, जाके पिट्यूटरी के ऊपर, और पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करती है, वहां पे 2 हार्मोन FSH एंड LH, और ये FSH एंड LH जो होते हैं वो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उन पे काम करते हैं, वो फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, और उन फॉलिकल्स के ग्रो होने की वजह से वहां से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और रिलीज होते हैं उन फॉलिकल्स से, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होने की वजह से फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, और बाकी की जो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस होती है वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होती है। लेट्स सी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखो यार, शुरुआती फेज के अंदर हमारे पास FSH था और LH था, 2 हार्मोन्स थे, पिट्यूटरी से सिक्रीट हुए, ठीक है। ये देखिए हमारे पास में ये ब्लू वाला पिट्यूटरी LH है, और ये वाला हमारे पास FSH है। अब शुरुआत के अंदर हमारे पास में एक्चुअली में देखो, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 30 दिन तक, मतलब हमारे पास में बिल्कुल हम बात करें तो 1 महीना अराउंड अराउंड, ठीक है, 1 महीने तक का होता है। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं, ज्यादातर जो मेल होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि महीने की 1 तारीख को साइकिल आता होगा, फिर अगले महीने की 1 तारीख को आता होगा। ऐसा नहीं होता है। जिस भी दिन उसको साइकिल शुरू होता है
वहीं से उसका महीना काउंट होना शुरू होता है। लेट्स सपोज कि आज हमारी डेट है 29, आई गेस 29 है ना आज, हाँ 29 जो है आज हमारी डेट है ना। तो 29 से आज मान लो इसको साइकिल आना शुरू हुआ, आज हमारा मेंस्ट्रुएशन हुआ, पहला दिन है, ठीक है, कोई लड़की है इसका पहला दिन आज मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ है, ब्लीडिंग शुरू हुई है, तो आज पहला दिन है, तो आज से इसका महीना काउंट होगा, अगली महीने की 29 तक उसका महीना कंप्लीट होगा। तो चांसेस है कि अगले महीने की 29 के आसपास उसको कभी भी डेट वापस जो है उसकी मतलब मेंस्ट्रुएशन आ सकता है, ठीक है। तभी तो पूछते ना तुम्हारी डेट क्या है, तुम्हारी डेट क्या, अगर कभी सुना हो तो ऐसा है ना किसी भी लड़की से। सबका डेट अलग अलग है, उसी हिसाब से सबको आता है ना। ऐसा नहीं कि महीने की 1 तारीख कोई सब कुछ होता, कोई सैलरी नहीं होती महीने की 1 तारीख कोई आएगी। इसके अलावा एफएसएच और एलएच तो नॉर्मल कंडीशन में शुरुआती फेज में है, उसके बाद में यहाँ पर देखो शुरुआत में जो है डेवलपिंग फॉलिकल्स है। डेवलपिंग का मतलब है अभी डेवलप्ड नहीं है, हो रहे हैं डेवलप, ठीक है। ये देखिए ये फॉलिकल्स जो है हमारे धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्सरी फॉलिकल है, ये हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल है, और ये ग्राफियन फॉलिकल फट गया, रप्चर हो गया। एंड अगर ये रप्चर हो गया, रप्चर होते ही देखो बेटा ओवम सिक्रीट हो गया। ये ओवम सिक्रीट होने की प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। जब ओवेरी से ओवम बाहर आता है ना, उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, और ये हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ही होता है। अब ये जो पीछे का रप्चर हुआ पोर्शन, बचा हुआ पोर्शन है, इट विल मेक अ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये येलोइश कलर का, एक आपके पास में दिख रहा है येलोइश कलर का, और ये येलोइश कलर की वजह से देखिए यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है ना बहुत हाई होता है। ये देखिए प्रोजेस्टेरोन का ग्राफ आपको दिख रहा है, ये बहुत हाई है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम आया है, और कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। अब देखो फिर धीरे धीरे क्या होता है, अगर वो लड़की जो है प्रेग्नेंट नहीं हुई तो क्या हुआ, ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि अब तो इसको प्रेगनेंसी हार्मोन चाहिए नहीं। ये तो कॉर्पस ल्यूटियम तो सिर्फ एक प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रीट कर रहा है प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, प्रेगनेंसी हटने नहीं देता, बच्चे को गिरने नहीं देता, प्रेगनेंसी बनाए रखता है। लेकिन बच्चा जब है ही नहीं, कोई बच्चा ही डेवलप नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली ये खुद डीजनरेट होने लगता है। फिर ये देखो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, फिर नया साइकिल शुरू हो जाता है। लेकिन शुरुआत में के फेजेस में अगर हम देखें, यहाँ पर आप देखिए यूट्रस के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, और ओवम के अंदर, सॉरी ओवरी में कुछ चेंजेस होते हैं, है ना। पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 30 दिन का साइकिल है हमारा, ये 1 महीने का साइकिल, इस 1 महीने की साइकिल में सिर्फ 2 ही ऑर्गन्स है जो इससे इफेक्ट होते हैं। पहला है हमारा यूट्रस और दूसरी है हमारी ओवरी। तो यूट्रस एंड ओवरी में आने वाले जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस ही हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। अब देखो ये होता किसमें, पहली बात तो है ना, ये एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सब में जो हमारे जो मेमल्स होते हैं ना, मेमल्स, जितने भी मेमल्स हैं उन मेमल्स के अंदर जो प्राइमेट्स क्लास होती है एक, है ना, मेमल्स में प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स होते हैं। प्राइमेट्स क्लास होती है, अभी हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं ना, एज सच कोई रटने वाली बात, मतलब ऐसा कुछ समझने वाली बात नहीं है, हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। कहाँ याद करें बताओ, है ना, ये देखिए यहीं पे याद कर लेते हैं हम, है ना। हमारे पास में क्या है, मैमल्स के अंदर एक होते हैं प्राइमेट, एक होते हैं नॉन प्राइमेट। प्राइमेट जो होते हैं, कौन होते हैं प्राइमेट, ये हम फिर कभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। प्राइमेट एंड नॉन प्राइमेट 2 क्लासेस होती है मैमल्स को बांटने वाली। मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जिनके पास में मेमोरी ग्लैंड्स होती है। मेमोरी ग्लैंड्स मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं अपने बच्चे को, ठीक है। तो ये प्राइमेट्स होते हैं और नॉन प्राइमेट्स होते हैं। प्राइमेट्स में कौन आता है, मंकी आते हैं, एप आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, तो हम लोग सब प्राइमेट्स हैं। नॉन प्राइमेट्स में डॉग्स आ गए, कैट्स आ गए, है ना, काऊ, बफेलो, ये सब लोग नॉन प्राइमेट्स है, ठीक है। तो प्राइमेट्स में हम लोग हैं, राइट। अब प्राइमेट्स जो होती है इनके अंदर ये जो चेंजेस आते हैं, यहाँ पर इनमें साइकिल होता है, और साइकिल की वजह से यहाँ पर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, हमेशा ब्लीडिंग होती है। और हमारे वाले साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन नॉन प्राइमेट्स डॉग्स एंड कैट्स एंड काउज होते हैं, ये भी बच्चे को बर्थ करती है, बर्थ देती है। हमारे लिए भी बच्चे को बर्थ देने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बहुत जरूरी है फीमेल के अंदर। वैसे ही नॉन प्राइमेट्स में भी साइकिल्स का आना बहुत जरूरी है, बट वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, वहां पे एस्ट्रस साइकिल आता है। देयर इज समथिंग अनदर थिंग विच इज कॉल्ड एज एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल एक ऐसा साइकिल है जहां पे नो ब्लीडिंग होती है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती भाई, बिना ब्लीडिंग के ही सब काम हो रहा होता है, बिना ब्लीडिंग के ही उनका ओवम सिक्रीट हो जाता है और
हो जाता है, तो वहां पे बस ब्लीडिंग नहीं होती। ठीक है, हमारे यहाँ पे ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, है ना। ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है, एंडोमेट्रियम लेयर टूटती रहती है, वेजाइना से बाहर निकलती है, फिर वापस बन जाती है, फिर निकलती है, फिर बन जाती है। तो ये देखिए हमारे पास में हम ग्राफ देख रहे थे कि जब हमारा महीना शुरू हुआ, आज 29 सितंबर है, राइट। 29 सितंबर के दिन हमारा पहला दिन है किसी भी लड़की का, जब उसको मेंसेस आया। मेंसेस का मतलब ये देखिए, ये जो आपको लेयर दिख रही है ना, ये मोटाई जो है, दिस इज द मोटाई ऑफ एंडोमेट्रियम। पहले एंडोमेट्रियम देखिए शुरुआती फेज में मोटी थी, लेकिन जैसे ही आज हमारा फर्स्ट डे हुआ मेंसेस का, तो देखो एंडोमेट्रियम टूटेगी, टूटेगी तभी तो उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं सब कुछ वो टूटने लग जाएगा, बाहर निकलेगा, तो एंडोमेट्रियम टूट टूट के पतली हो जाएगी। तो पतली होने लगी, देखो 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 कैसे पतली होती जा रही है। ये 3 से 5 दिन तक ज्यादातर पतली रहती है, 3 से 5 दिन तक, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो धीरे धीरे जब हमारी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, तब ये देखिए और मोटी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसकी मोटाई बढ़ती जा रही है, और फिर वापस नया साइकिल शुरू हो जा रहा है। नेक्स्ट साइकिल यहाँ पर है ना, रेड वाला साइन दिखाया हुआ है, रेड वाला साइन है मतलब मेंसेस शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 5 दिन के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है, मेंसेस हो रहा है। मेंसेस के अंदर यहाँ पर शुरुआती फेज में जो हमारे फॉलिकल्स है, अब देखो मेंसेस होगा तभी तो ओवम सिक्रीट होगा ना, ये ओवम सिक्रीट हमें करवाना है। ओवम सिक्रीट कब होगा? जब ये फॉलिकल्स डेवलप होंगे, और ये फॉलिकल्स डेवलप होंगे तभी तो ये मैच्योर फॉलिकल मतलब ग्राफिन फॉलिकल तक बात पहुंचेगी, और ग्राफिन फॉलिकल यहाँ पे रप्चर होगा और ओवम सिक्रीट होगा। तो हमें फॉलिकल्स यहाँ पर डेवलप करने पड़ेंगे, और फॉलिकल्स डेवलप करने के लिए हमें ये 2 हार्मोन्स का होना बहुत जरूरी है पिट्यूटरी से सिक्रीट करवाने के लिए। तो ये दोनों ही हार्मोन्स देखिए शुरुआती फेज में धीरे 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 इंक्रीज होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। अब ये हार्मोन धीरे धीरे इंक्रीज होने के चक्कर में क्या होता है, ये वाला जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। अब क्या होता है, 14वें दिन जो साइकिल का मिड फेज आता है, साइकिल का मिड फेज होता है 13वें 14वें दिन, है ना, मोस्टली 14वें दिन। तो 14वें दिन एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर एलएच का लेवल जो है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, इसका लेवल बहुत एकदम पीक पे पहुंच जाता है। जब ये मेच्योर फॉलिकल बन जाता है ना, बिल्कुल पीक पे एलएच चला जाता है, बिल्कुल यहाँ पर एफएसएच भी यहाँ पे आ जाता है। अब इतना पीक लेवल आने की वजह से, इन हार्मोन के पीक लेवल आ जाने की वजह से यहाँ पर ये क्या होता है, ये फट जाता है, और फटने की वजह से एलएच जो है हार्मोन एकदम मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाता है। एलएच हार्मोन के मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचने की वजह से ये ओवम फट के बाहर यहाँ से आ जाता है ग्राफिन फॉलिकल के अंदर से, है ना। इसको बोलते हैं हम एलएच सर्ज। एलएच सर्ज का मतलब होता है एलएच का लेवल एकदम हाई पीक अमाउंट पे पहुंच गया, और पहुंचते ही क्या हुआ, ओवम बाहर निकल गया ओवेरी से, उस फॉलिकल को फाड़ के, बिल्कुल, है ना, ऐसा होता है। अब देखो यार एक सिंपल सी बात, एलएच एफएसएच का कारण समझ में आता है कि वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई उनको फॉलिकल बनाना है, फॉलिकल्स बनेंगे तभी तो जाके ओवम सिक्रीट होएगा, सिंपल सी बात है। तो अभी क्या होगा, फॉलिकल्स बन रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से जब टर्सरी बनता है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो जितने मतलब हमारे फॉलिकल्स जो है जितने ज्यादा डेवलप होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन यहाँ से सिक्रीट होता जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्राफ जो है एस्ट्रोजन का, वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा है, और यहाँ पर ये एस्ट्रोजन का ग्राफ जो है यहाँ पे पीक पे आ जाता है, और ये पीक पे ग्राफ आया है लगभग 11वें नहीं 13वें दिन के आसपास, जो है एस्ट्रोजन का ग्राफ जो है ना, 13वें या 14वें दिन के आसपास ही एस्ट्रोजन का ग्राफ भी क्या है, पीक पे आ चुका है। तो एस्ट्रोजन जैसे ही पीक पे आया, मतलब हमारे फॉलिकल्स जो थे वो फॉलिकल से तो सिक्रीट हो रहा था, ये फॉलिकल्स तो सिक्रीट कर रहे थे ना एस्ट्रोजन। अब ये फॉलिकल्स जो है बहुत हाई लेवल पे एकदम मेच्योर हो चुके हैं, अब इससे आगे और नहीं बड़े हो रही है, तो बस सिक्रीट हो गया एस्ट्रोजन जितना होना था। तो एकदम मेच्योर अगर फॉलिकल बन गया, फॉलिकल फटने को रेडी है, तो एस्ट्रोजन का लेवल भी बिल्कुल पीक पे कि अब इससे ज्यादा सिक्रीट नहीं होगा। तो देखिए जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है, फॉलिकल फट जाता है, तो देखिए हमारा एस्ट्रोजन, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, भी धीरे धीरे नीचे हो जा रही है, डाउन हो जा रही है। अब डाउन हो जा रही है तो सिंपल सी बात है, अब ये जो है पीछे का साइड हमारा ये बन जाएगा, ये रप्चर हुआ जो ग्राफिन फॉलिकल है, मेच्योर फॉलिकल जो पीछे पड़ा हुआ है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, येलोइश कलर में। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, इससे क्या सिक्रीट होएगा, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन देख पा रहे हैं आप, इतनी देर तक ये प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम आया, वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन एकदम हाई पीक पे चला गया। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। अब बच्चा जो होता है ना, बच्चा अगर ये फीमेल
जो है इस फीमेल के अंदर जो उसका गैमीट है, वो गैमीट अगर फर्टिलाइज हो गया होता तो डेफिनेटली जाइगोट बन गया होता और वो बच्चा डेवलप होगा। और वो बच्चा डेवलप जो होता है ना बेटा, ये यहाँ पे एंडोमेट्रियम में आके जो है वो बच्चा क्या होता है, एम्बेडेड होता है। एंडोमेट्रियम में बच्चा एम्बेडेड होगा, यहीं से ही बच्चा अपना न्यूट्रिशन लेता है। अब सपोज करो ये एंडोमेट्रियम अगर फटने लग जाए, टूटने लग जाए, साइकिल फिर से शुरू हो जाए, तो बच्चा साथ में नहीं गिर जाएगा इसके अंदर, क्योंकि बच्चा तो एंडोमेट्रियम भी डिपेंड है। जितनी मोटी एंडोमेट्रियम होगी उतनी ही आसानी से ये इसमें धस पाएगा, उतना ही आसानी से ये रह पाएगा, सेफ रह पाएगा। तो एंडोमेट्रियम का मोटा होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा क्या हो गया है, बच्चा उसके है, मतलब वो प्रेग्नेंट है अगर लेडी, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा। प्रेग्नेंट नहीं है तो एकदम मोटी हो जाएगी पहले तो ये लेयर, फिर बाद में वापस से हॉर्मोन्स जो है, हॉर्मोन्स डाउन होंगे, वैसे ही ये जो लेयर है वापस टूट जाएगी। तो ऐसी कंडीशन होती है, दो कंडीशन है, बच्चा होने और बच्चा ना होने, प्रेग्नेंट होने और ना होने में। तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल हाई है। तो देखो ये लेयर का भी लेवल जो है बहुत मोटा मोटा है, देखिए कितनी हाई पीक लेवल पे बिल्कुल मोटी लेयर हो रखी है ना। अब क्या हुआ है, अब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर हमारी ये देखिए प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम होने लग जाता है। अब क्योंकि कोई स्पर्म आया नहीं, ओवम से ओवम वेट कर रहा था, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया था, तो ये ओवम वेट कर रहा था कि स्पर्म आएगा मुझे फर्टिलाइज करने, पर कोई स्पर्म आया नहीं। और स्पर्म अगर आया नहीं तो भाई देखो सिंपल सी बात है, स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये वाली जो लेयर थी, इसे सोचो कि चलो अब टूट जाते हैं, अब हमें नहीं उसमें जाना, तो ये टूट जाते हैं, मोटी नहीं होती हैं, है ना। और टूट टूट के फिर वापस से नया साइकिल शुरू हो जाता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। तो मेनली हमारा जो नया साइकिल शुरू होता है, वो कभी भी देख लेना, साइकिल जब भी शुरू होता है वो प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से होता है। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन चला जाता है तो नया साइकिल शुरू हो जाता है, और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है तो वो साइकिल नहीं शुरू होता, तब वो बेबी कंसीव कर सकती है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे एक जगह पे आके ना एस्ट्रोजन थोड़ा और बढ़ गया। ये एस्ट्रोजन इसलिए बढ़ गया थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है थोड़े अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सिक्रीट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये थोड़े से अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, और एस्ट्रोजन सिक्रीट करने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होता हुआ मिल रहा है। फिर देखिए यहाँ पर एलएच और एफएसएच का क्या हाल है। एलएच और एफएसएच तो जब भी हाई रहेंगे जब फॉलिकल्स डेवलप करने होंगे, और फॉलिकल्स डेवलप अब करने नहीं है, अब कॉर्पस ल्यूटियम तक बात आ गई, तो कॉर्पस ल्यूटियम तक बात आ गई तो बस एलएच कम हो गया, एफएसएच कम हो गया, बस खत्म हो गई बात। अब नेक्स्ट साइकिल शुरू होएगा तो नेक्स्ट साइकिल में फिर से ओवम बनाना पड़ेगा, तब एलएच एफएसएच फिर से बनने लग जाएंगे, एलएच एफएसएच सिक्रीट होंगे पिट्यूटरी से, फिर से वो जो है फॉलिकल्स डेवलप करवाएंगे, फिर फॉलिकल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेंगे, फिर से वही कहानी चलती रहेगी। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने 3 फेजेस में हमने डिवाइड कर लिया। पहली फेज मेंस्ट्रुएशन की फेज होती है, जो 1 से 5 दिन तक आपको ज्यादातर देखने को मिलती है, जहां पे ब्लीडिंग होती है, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ करके टूटती है। दूसरी फेज जो होती है फॉलिकुलर फेज होती है, प्रोलिफरेटिव फेज होती है। प्रोलिफरेटिव का मतलब है यहाँ पर हमारे फॉलिकल्स जो है बड़े हो रहे हैं, न्यूट्रिशन ले लेके बड़े होते जा रहे हैं, इसलिए प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डेवलप करना, है ना। तो यहाँ पे फॉलिकुलर फेज है जहाँ पे हमारे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। फिर तीसरी फेज आती है जब 14वें दिन में ओव्यूलेशन हो जाता है, एलएच सर्ज, एलएच की लेवल बिल्कुल पीक पे पहुंच के ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवरी से बाहर ओवम आ जाता है। उसके बाद में आफ्टर द 14th डे हमारी शुरू होती है नेक्स्ट फेज, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को हम सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम सिक्रीटरी, क्योंकि यहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होता है इस फेज में, और वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इसलिए हम इसको सिक्रीटरी फेज भी बोल देते हैं, ल्यूटियल फेज को, ठीक है। इस तरीके से हमने इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 फेजेस में डिवाइड किया, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज, है ना। अब मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो हमेशा 3 से 5 दिन तक रहता है। ये फ्लो जो होता है कैसे होता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो टूटने लगती है, उसकी ब्लड वेसल टूटने लगती है, वो लिक्विड बना के बाहर निकलती है वेजाइना के थ्रू, ठीक है। और ये जो होता है ये यहाँ पर ये तब ही होता है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ होता है। अगर वो ओवम फर्टिलाइज है तो वह साइकिल नहीं आएगा, तब वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग नहीं होगी। और अगर ब्लीडिंग हो रही है दैट मीन्स कि बच्चा गिर गया है ना, बच्चा जो है कंसीव नहीं हो पाया। ओके जी, ऐसा हो जाता है। यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन अगर किसी लेडी में नहीं आ रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार प्रेगनेंसी की वजह से ही हो, कभी कभी होता है। डेफिनेटली प्रेगनेंसी तो एक इंडिकेशन है ही कि उस लेडी को हो सकता है प्रेगनेंसी हो, इसीलिए उसको जो है टाइम उसका नहीं आ पा रहा है, उसका साइकिल्स नहीं आ रहे हैं,
इसलिए क्या होता है, एज्यूम लगा लेते हैं, फीमेल्स जो एज्यूम लगा लेते हैं कि मुझे 2 महीने से साइकिल्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स कि हो सकता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, तो वो फिर चेकअप करवाने जा सकती हैं। लेकिन अगर उनको साइकिल आ रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स गुड, कोई वो प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल है। लेकिन अगर मान लो कभी साइकिल्स नहीं आते हैं तो भी चेक करवाना चाहिए। लेट्स सपोज कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, प्रेगनेंसी की कोई संभावना है ही नहीं, लेकिन फिर भी साइकिल्स नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है तुम्हारी पुअर हेल्थ हो या तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस हो। तो ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से या थोड़ी सी पुअर हेल्थ होने की वजह से भी साइकिल्स थोड़े इरेगुलर हो जाते हैं। तो साइकिल्स जैसे ही इरेगुलर हो डॉक्टर के पास मिल लेना चाहिए, थोड़ा अच्छा रहता है। दूसरी फेज होती है फॉलिकुलर फेज, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो मेंसेस में हमारे जो फॉलिकल्स हो रहे होते हैं, फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स जो होता है ये हमारा बिल्कुल फुल्ली मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होने की वजह से ये जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है ये भी धीरे धीरे प्रोलिफरेट होती है। प्रोलिफरेट मतलब डेवलप हो रही है, बढ़ रही है, एंडोमेट्रियम भी बढ़ती है। और इन चेंजेस, ये जो चेंजेस हैं ओवेरी के अंदर और यूट्रस के अंदर आते हैं बाय पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। दो हार्मोन्स होते हैं, दो टाइप के, एक पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं LH एंड FSH, ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पर चेंजेस ये आते हैं। तीसरी फेज प्रोलिफरेटिव फेज में ही हमारे पास में सिक्रीशन हुआ गोनेडोट्रोपिन का, LH एंड FSH का। ये इंक्रीज करते हैं फॉलिकुलर फेज के अंदर और ये स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रोथ करेंगे, फॉलिकल्स ग्रोथ करेंगे तो LH FSH का जो लेवल होता है ये पीक लेवल पे कब आता है, 14th डे के ऊपर। और 14th डे के ऊपर LH जो है अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है और इसको हम बोलते हैं LH सर्ज। और LH सर्ज की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन। एंड ओव्यूलेशन के बाद में हमारे पास आता है ल्यूटियल फेज, जिसको सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। ओव्यूलेशन के बाद में हमारे पास ल्यूटियल फेज आता है, जिसमें क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल जो होता है बचा हुआ पीछे का वो हो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। एंड कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है इट सिक्रीट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, एंडोमेट्रियम की जो मोटाई है उसको मेंटेन करके रखता है, उसको टूटने नहीं देगा। इसलिए हम प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी हार्मोन। तो एंडोमेट्रियम जो होता है बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है बच्चे को इम्प्लांट करवाने के लिए, बच्चे को उसमें धंसाने के लिए बिल्कुल, और फर्टिलाइज ओवम को करने के लिए। और जितनी भी प्रेगनेंसी के इवेंट्स आएंगे वो सारे के सारे उस एंडोमेट्रियम के अंदर ही होते हैं। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम वापस डीजनरेट हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, मतलब लड़की वो प्रेग्नेंट है, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होता है, क्योंकि उसको प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना होता है, अदरवाइज वो डीजनरेट हो जाएगा। और ये डीजनरेशन जो होती है वो नए एंडोमेट्रियम साइकिल को लीड करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोमेट्रियम, दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो आपका नॉलेज बहुत बूस्ट हुआ होगा, आई एम होपिंग सो। एंड थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए सारी वीडियोस, और ना सारी वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी 1 वीक सीरीज है, 1 हफ्ते के लिए आती रहेगी, 4 दिन हो चुके हैं, बाकी की 3 और बाकी हैं, तो बस आएंगे इसी तरीके से सारे सेशंस देखते रहिए। और हाँ, कुछ बच्चों ने मुझे असर्शन रीजन क्वेश्चन के लिए भी बोला है, तो ये भी मैं लेकर आऊंगी, डोंट वरी, आप सब बिल्कुल चिंता मत करिए। असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगी चैप्टर्स के ऊपर। एंड जो भी हम थोड़ी सी अपर लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।